हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे शिक्षण योजना पर। शिक्षण योजना कैसी होनी चाहिए, शिक्षण योजना क्यों जरूरी है, हमारी शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण योजना कितनी लाभदायक है। कभी कभी लोग असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि शिक्षण करना है तो सीधे पढ़ाया क्यों न जाए, सीधे ब्लैक बोर्ड पर लिखा क्यों न जाए, शिक्षण योजना बनाना क्यों जरूरी है। तो इसी पर हम लोग आज बात करेंगे कि शिक्षण योजना हमारे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को कितना प्रभावित करती है। इसलिए हम लोग शिक्षण योजना पर आज चर्चा करते हैं कि जो कि हमारी पूरी सिस्टम की आधार होती है शिक्षण योजना। शिक्षण योजना यदि हमारे पास नहीं है, जब हम किसी कार्य को करने जाते हैं तो सबसे पहले हम एक प्लानिंग करते हैं। यदि हमारे पास प्लानिंग नहीं होगी तो हमारा काम पूरा नहीं हो सकता, या यूँ कहें कि उसमें 100% हमें अचीवमेंट नहीं मिल सकता। बिना योजना के हम सुबह से लेकर शाम तक कोई कार्य नहीं कर सकते, कोई अपने घर का प्रयोजन नहीं कर सकते, कोई अब फंक्शन नहीं कर सकते। तो फिर इतना महत्वपूर्ण कार्य जो कि शिक्षण संबंधी है, तो ये बिना प्लानिंग के कैसे हो सकती है। इसलिए जानते हैं शिक्षण योजना में हमें किन किन बातों को ध्यान रखना है, शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, शिक्षण योजना का रूपरेखा क्या होती है, शिक्षण योजना में कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, कौन कौन शिक्षण के दौरान स्किल हमें प्रयोग करनी होती है, शिक्षण के दौरान हमें जिस बच्चे के साथ हमें शिक्षा देनी है, जिन्हें हमें लर्निंग कराना है, जिन्हें हमने अधिगम प्राप्त कराना है, अधिगम की श्रम प्राप्ति कराना है, उसके लिए हमें प्लानिंग बहुत परफेक्ट करनी होती है। यदि जिसकी जितनी अच्छी तैयारी होती है उतनी अच्छी उसकी जीत होती है। इसलिए हम लोग देर न करते हुए सबसे पहले शिक्षण योजना के बारे में बात करते हैं कि शिक्षण योजना है क्या। शिक्षण योजना एक ऐसी प्रक्रिया है जो हम अपने शिक्षण अधिगम के दौरान, अपने शिक्षण के दौरान, अपने क्लास में जाने से पहले की एक योजना तैयार करते हैं, उसकी एक रूपरेखा तैयार करते हैं कि हमें आज शिक्षण के दौरान किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना है, और हमारा शिक्षण का आज का जो प्रकरण है उसका उद्देश्य हम कहाँ तक प्राप्त करा सकते हैं। अपनी इस पूरी योजना में उसको हम डिजाइन करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक रिटन के रूप में, लिखित के रूप में हम शिक्षण योजना कैसे बनाएं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम अपने पास एक शिक्षक डायरी में या एक रजिस्टर में इसको एक मेंशन करते हैं कि शिक्षण के दौरान हम किन किन प्रक्रियाओं से गुजरेंगे, और शिक्षण के दौरान कौन कौन सी हमें कठिनाइयाँ आएंगी, शिक्षण के दौरान हमारे पास कौन कौन से संसाधन होने चाहिए, शिक्षण में हम कौन से टॉपिक को चॉइस कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं शिक्षण के दौरान शिक्षण योजना कैसे कैसे हम लोग डिजाइन करते हैं, उस पर देखते हैं। सबसे पहले हम एक डेट निर्धारित करते हैं, हम इस दिनांक को हमें क्या पढ़ाना है, क्या बच्चे को अचीव कराना है। दूसरा चीज होता है हम किस बच्चे को, किस कक्षा के बच्चे को हमें ये मैटर डिलीवर करना है। और तीसरी बात आती है विषय, हम कौन सा विषय आज पढ़ाने जा रहे हैं, ये पहले से ही हमें तय करना होता है। और समय, सबसे बड़ी चीज होती है टाइम मैनेजमेंट। समय, हम कितने टाइम में अपने इस जो भी हमारा मटेरियल है हम बच्चे तक डिलीवर कर पाते हैं, उसका एक निर्धारित समय होता है 30 से 35 से 40 मिनट का। उतने में ही हम सारी बातों को बच्चे तक डिलीवर कर दें, और हमारा जो उद्देश्य है, जिस शिक्षण का, जिस टॉपिक का, उसका उद्देश्य हमें प्राप्त कराना है एक टाइम पीरियड के अंदर। तो आप आगे देखते हैं। सबसे पहले हमें लर्निंग आउटकम पर ध्यान देना होता है। लर्निंग आउटकम होता क्या है? शिक्षण अधिगम संप्राप्ति या अधिगम की संप्राप्ति जो बच्चे को हम देना चाहते हैं वो बच्चा प्राप्त कर पाया कि नहीं, यह होता है लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम में देखना है कि बच्चा हम जो सिखाते हो क्या अचीव कर पाया। उसको हम लिखते हैं कि यदि हमें कोई टॉपिक पर पढ़ाना है तो उसको, जैसे हम लोगों का आज टॉपिक है लिखने की तैयारी, तो इसमें बच्चा आड़ी तिरछी रेखाएं खींच लेता है या खींचना जानता है,
ये एक अचीवमेंट है और इसी पे हमें फोकस करके चलना है कि जो हमारा प्रकरण है वो बच्चा जान जाता है कि नहीं जान जाता है। लर्निंग आउटकम हमेशा प्रेजेंट टाइम में होता है कि बच्चा अगर लिखने की तैयारी हमें कराना है तो बच्चा आड़ी तिरछी लाइनें खींच लेता है, इसको ध्यान में रखना है। हमें एक प्रकरण तैयार करना है। वो प्रकरण ऐसे तैयार करना है कि जो पहले से ही योजना बनाए कि हमें बच्चे को डिलीवर क्या करना है, बच्चे को क्या सिखाना है, उसका एक निर्धारित प्रकरण हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हम उसको कौन सा प्रकरण ले रहे हैं। जैसे हमने प्रकरण लिया है लिखने की तैयारी, अब देखना है अगले क्रम में कि सामग्री कौन कौन सी शिक्षण के दौरान हमें किन सामग्रियों की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आपके पास सामग्री नहीं होगी तब तक आप अच्छे ढंग से शिक्षण का कार्य नहीं कर सकते। क्योंकि जब भी कोई कार्य करना होता है हमारे पास अगर संसाधन नहीं होते हैं तो हमारे पास कितनी भी अच्छी जानकारी हो उसको हम अगले तक डिलीवर नहीं कर पाते हैं या उस कार्य को अपने अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले कार्य क्या है, आपके पास उन सारी सामग्रियों को इकट्ठा कर लेना है। कक्षा में जाने से पहले वो सारे के सारे सामग्रियां आपके पास होनी जरूरी होती है। एक अच्छा टीचर वही होता है जिसके पास सारे संसाधन होते हैं। जैसे आपके पास पेंसिल, बच्चे को अगर लिखने की तैयारी करानी है तो सबसे पहले पेंसिल होना चाहिए। सादा कागज होगा तभी प्रैक्टिस करा पाएंगे, तभी बच्चे को उस पर वर्क दे पाएंगे, तभी आप जान पाएंगे कि बच्चा लिख पा रहा है कि नहीं लिख पा रहा है, या जो आप बताना चाह रहे हैं उसको कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तीसरी चीज़, आपके पास रबर, पेंसिल पे कभी कभी होता है कि बच्चे लिखते हैं उसको उसी पेन से बराबर काटने लगते हैं जिससे उनको समझ में नहीं आता। एक बार रबर होना चाहिए आपके पास, क्योंकि एक बार जो चीज़ लिखे उसको वो मिटा सके। चित्र चार्ट, आपको जिस भी काम को करना है उसके लिए आपके पास एक चित्र होना चाहिए, क्योंकि जब तक एक छोटे बच्चे को लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, तो वह क्या होता है, वो चित्र के माध्यम से, वस्तुओं के माध्यम से उनके सारे नाम जानता है, उनके बारे में जानता है। क्योंकि बच्चा घर पर जब होता है तो वह गार्जियन द्वारा, अपने अभिभावक द्वारा, अपने माता पिता द्वारा, अपने भाई बहन द्वारा पूरी दुनिया की बहुत ऐसे सारी चीज़ें होती हैं जिसको देखता और पहचानता है, लेकिन उसको लिपिबद्ध नहीं कर पाता, उसको लिख नहीं पाता है। इसलिए आपको लिखने की तैयारी करने के लिए उस चित्र के माध्यम से उसको दिखाकर पहचान करेंगे तो बच्चा पहचानता है, फिर उसको आप लिखाने का प्रयास करेंगे। वर्णमाला चार्ट, जैसे वर्णमाला आपको पढ़ाना है, गिनती आपको पढ़ाना है, अगर मैथ पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं तो अल्फ़ाबेट का आपके पास चार्ट होना चाहिए, हिंदी पढ़ाते हैं तो वर्णमाला चार्ट आपके पास होना चाहिए। इस तरह से बहुत सी ऐसी सामग्रियाँ हैं जो आपको कक्षा के परिवेश के अनुसार जितनी आवश्यक चीज़ें हैं आपके पास होना चाहिए। अब आती है बात सीखने सिखाने की प्रक्रिया, जो तरीका है वह आपको आना चाहिए। उसी मैटर पे आज हम लोग बात करेंगे। सीखने सिखाने के दौरान आपको किस किस प्रोसेस से गुजरना होता है, ये प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी होता है। बिना प्रोसेस के आप रिजल्ट नहीं ले सकते हैं। इसलिए शिक्षण के शुरुआत में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब कक्षा में जाते हैं, शिक्षण की शुरुआत करने जाते हैं, तो बच्चे के सामने जब हम पहुंचते हैं तो हमें सबसे पहले अभिवादन करना है और उसके बाद बच्चों से उसके पूर्व की जो नॉलेज है उसे हमें जानना होता है कि बच्चा क्या जानता है। तो उससे 2-4 बातें पहले करते हैं। जब उससे 2-4 बातें करते हैं तो बच्चे के बारे में हम जान जाते हैं कि बच्चे के पास पहले से जो जानकारी है वो कितनी है। इसी आधार पे हम अपने आगे की बातों को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चे से बात करते हैं, बच्चों आप कौन कौन सा खेल खेलते हैं। तो बच्चे खेल के प्रति बहुत उनका लगाव होता है, तो बच्चे अपने अपने हिसाब से कुछ न कुछ खेल के बारे में आपको बताते हैं। अगली बात आती है कि बच्चों आप, क्योंकि हमें लिखने की तैयारी कराना है, तो बच्चे कभी कभी क्या है, ज़मीन पर भी बहुत सारे खेल खेलते हैं, मिट्टी से जुड़े होते हैं। तो हमें पहले
आप मिट्टी से क्या क्या बनाते हैं, तो बच्चे बहुत सारे खिलौनों के बारे में बताते हैं। अब हमें अगली प्रक्रिया जो होती है, प्रोसेस होता है शिक्षण का, वह होता है शिक्षण के दौरान की प्रक्रिया, जिसके बारे में हम अब पूरी बातें करेंगे। अब हम चर्चा करेंगे शिक्षण के दौरान हमें किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना है और शिक्षण के दौरान हमें किन किन बातों को बच्चों को बताना है। ये सारी बातें पहले से ही जब हम माइंड मेकअप करके चलते हैं तो हम सारी बातें बच्चों को बता पाते हैं। यदि शिक्षण योजना में हम पहले से वर्क नहीं करते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें रह जाती हैं जो छूट जाती हैं, जो हमें बच्चे को बताना होता है। इसलिए हमारी शिक्षण जो प्रक्रिया होती है वह बहुत प्रभावशाली नहीं हो पाती। इसलिए शिक्षण योजना हमें बहुत ज़रूरी है कि एक एक बिंदु को पहले हम नोट करें कि आज किन किन बातों को हमें अपने से बच्चों को बताना है। तो शिक्षण के दौरान लिखने की तैयारी यदि हम करना है, हमें कराना है बच्चों को। बच्चा लिखने की अब तैयारी करने जा रहा है, उसको लिखने नहीं आता है, हम क्या करें कि बच्चों को लिखने आ जाए। कभी कभी होता क्या है कि हम बहुत प्रयास करते हैं, कोई बच्चा बाएं हाथ से लेफ्ट हैंडी होता है, कोई राइट हैंड से लिखता है, कोई बच्चा 5 उंगलियों से पेन को पकड़ता है, कोई 3 उंगलियों से पकड़ता है, कोई पूरा मुट्ठी में पकड़ता है, उसको पेन पकड़ने आता ही नहीं। अपनी आप कल्पना करिए कि जब आप छोटे थे तो क्या आपको लिखने शुरू में ही आ गया था। कोई कोई पेंसिल से लिखता है, कोई डॉट पेन से लिखता है, कोई कलम से लिखता है, किस लकड़ी से कोई जमीन पर लिखता है। कैसे आपको लिखाना है, कैसे बताना है, वो सारी की सारी बातें आप कल्पना करिए कि जब आप सीखे होंगे तो कितनी कठिनाई हुई होगी। बच्चे को राइटिंग, सुंदर लिखने का तरीका कैसे बताना है, कैसे बच्चा सुंदर लिखेगा, क्योंकि एक हैंड राइटिंग जो होती है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का पहचान होती है। इसलिए किसी भी बच्चे के जीवन को यदि बहुत आगे ले जाना है तो उसे हैंड राइटिंग या लिखने की तरीके को सबसे पहले आपको सिखाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे लिखने में बहुत वीक हो जाते हैं, उसका रीज़न यही होता है कि उनको लिखने की प्रक्रिया नहीं बताई गई। तो आज चलते हम लोग देखते हैं कैसे कैसे हम लोग लिखें, कैसे कैसे क्या चीज़ बताएं कि बच्चे को लिखने में आसानी हो और वो हर बात को लिख सके और वर्ड की पहचान कर सके। तो चलिए एक जीवन की शुरुआत करते हैं, किसी बच्चे को लिखने की तैयारी करते हैं। ये लेसन केवल एक शिक्षक के नहीं है, एक अभिभावक की भी जिम्मेदारी होती है कि बच्चे को लिखना कैसे शुरुआत करें। तो इस वीडियो में आप लोग सभी लोग पूरी वीडियो को देखिएगा, बड़े इत्मीनान से देखिएगा कि यह किसी बच्चे के जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है कि लिखने की तैयारी कैसे करें। यदि आप तैयारी नहीं कराएंगे, शुरुआती दौर में ही ध्यान नहीं देंगे तो आपका बच्चा लिखने में वीक हो जाएगा और उसको जब एक बार आदत नहीं लग पाती लिखने की तो बच्चा उससे दूर भागता है, नहीं लिख पाता है। कभी कभी होता है जब कक्षा के दौरान बच्चे से पूछा क्यों नहीं लिख पाते हो तो कहता हम इस अक्षर को नहीं लिख पा रहे। उसका रीज़न होता है कि उसने लिखने की शुरुआत सही ढंग से किसी ने नहीं कराई। तो अगर आपको किसी बच्चे का जीवन बदलना है तो उसे लिखने की शुरुआत जरूर कराएं। तो सबसे पहले हम लिखने की शुरुआत में रेखा को जानते हैं। बच्चे को एक रेखा की जानकारी देते हैं कि रेखा होती क्या है और रेखाएं कैसे कैसे खींचते हैं। तो जब बच्चा अपने हाथ में कलम को पकड़ता है और रेखाओं को बनाने का प्रयास करता है तो उसकी जो हाथ की कोमल हाथों की मांसपेशियां हैं धीरे धीरे उसके दिमाग से तालमेल बनाती है। सबसे पहले आप कभी देखिए कि जब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा हो तो आपके हाथ भी नहीं काम करेंगे। जब कभी कोई काम पहले आप शुरू करते हैं तो अच्छे से नहीं होता, लेकिन जब बार बार उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं तो आपका दिमाग और आपके हाथ का संतुलन बन जाता है और आप उसी काम को बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। तो इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना है। सबसे पहले बच्चे को रेखाएं सिखाना है कि रेखाएं कैसे खींची जाती है। रेखाएं पहले खड़ी खींची जाती है, फिर बड़ी खींची जाती है, फिर बाएं से नीचे की तरफ, फिर ऊपर से नीचे की तरफ, फिर गोला, फिर हाफ सर्किल को ऊपर नीचे दाएं बाएं,
फिर टेढ़ी मेढ़ी जिग जैग लाइनें, फिर एक पत्ती की तरह आकार दिया जाता है। तो जब इन रेखाओं को, टूटी फूटी रेखाओं को, अलग अलग रेखाओं को बच्चा प्रैक्टिस करता है तो फिर उसके दिमाग और हाथ का संतुलन बढ़िया हो जाता है, अच्छा हो जाता है, और वह डाट डाट, फिर हम उसे डाट डाट मिलाने के बोलते हैं, तो वो डाट डाट पे प्रैक्टिस करता है और उसको बना लेता है तो बहुत खुश होता है। फिर इसके बाद अंगूठे की छाप का चित्र बनाना। अंगूठे की छाप, इसको हम क्यों बता पा रहे हैं, क्योंकि हमने शिक्षण योजना जो बनाई है उसमें लिखने की तैयारी के दौरान किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना है, इसको हम रिटन रूप में कर लिए, इसलिए पता है कि अब इसके बाद क्या करना है, इसलिए मित्रों शिक्षण योजना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना शिक्षण योजना के आप कोई काम सिस्टमेटिक नहीं कर सकते। तो हमें अब डाट डाट मिलाने के बाद बच्चे के अंगूठे से अब चित्र बनाना है, क्योंकि बच्चा अब सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है। अब वो अंगूठे के चित्र से हम लोग चित्र बनवाएंगे तो उसमें देखेगा बच्चा कि हर प्रकार के जीव जंतुओं का चित्र वो अपने अंगूठे से बना लेता है। तो अब वो धीरे धीरे उसके अंदर संप्राप्ति हो रही है, उसके अंदर धीरे धीरे जो उसका कोरा कागज की तरह से दिमाग है, उस पे आप एक लाइनें खींचते चले जा रहे हैं, परत दर परत सारी चीजें फीड होती जा रही हैं। अब उसका हाथ का और दिमाग का संतुलन बनता जा रहा है और वह एक चित्र के रूप में उसको प्रकट कर ले रहा है। अब इसी के दौरान हम लोग ये सारा वर्क कराते कराते जब देख लेंगे कि बच्चा परफेक्ट सारी चीजें अब जान रहा है, सीख रहा है, बना ले रहा है, अब हम उसे प्रैक्टिस कराएंगे। उसके अंत में, शिक्षण के अंत में अब उसे हम अभ्यास कार्य कराएंगे। शिक्षण अपनी देख रेख में अभ्यास कार्य कराएगा तो शिक्षण बच्चा अपना कोई न कोई कार्य करेगा। जो चीज़ें वो नहीं कर पाया उसको हम डायरेक्शन देंगे, उसको निर्देश देकर उसको अभ्यास कार्य में शिक्षण के अंत में सारी बातें बता देते। फिर अगला नंबर आता है गृह कार्य का। आपको टॉपिक क्या गया, शिक्षण की शुरुआत में, शिक्षण के दौरान किन किन बातों को हमें प्रोसेस करना है, शिक्षण के अंत में क्या करना है। अपने निर्देश में शिक्षण बच्चों को बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी गतिविधियाँ कराया, जितनी भी बातें बताया, उसको अपने निर्देशन में बच्चे को करने देगा और खुद देखेगा, और जहाँ गलतियाँ बच्चे कर रहे होते हैं वहाँ उसको बता देता है। फिर अगला हमारा जो पॉइंट होता है गृह कार्य का। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक होता है, ये बिंदु होता है गृह कार्य का। यदि आप गृह कार्य बच्चों को नहीं दिए तो जितनी भी आप चीज़ें दिए बच्चा भूल जाएगा। अब हो जाएगा गृह कार्य के दिन में अंगूठे की छाप से चित्र बनाना। आपने गृह कार्य दे दिया, बच्चा अपने घर जाता है, अपने माता पिता से चर्चा करता है, हमें अब गृह कार्य में अंगूठे से चित्र बनाना है। अब वो पूरी चीज़ें, कलर खोजेगा, पेन खोजेगा, पेपर खोजेगा, उन बातों को याद करेगा कि टीचर जो क्लास में बताया हुआ है, फिर वह एक उसको मूर्त रूप देगा। फिर बच्चे का प्रैक्टिस हो जाएगा और बच्चे को वह परमानेंटली उसके दिमाग में फीड हो जाएगा कि हमें लिखा कैसे जाता है। उसके बाद अगली प्रक्रिया जो आती है, अगला बिंदु जो आता है, वो शिक्षण की आगामी कार्य योजना में आती है। जो बातें आज शिक्षण के दौरान हमसे छूट गई होती हैं, अगले दिन की जब हम शिक्षण योजना बनाते हैं तो उसमें उन बातों को नोट कर लेते हैं कि आज पिछले क्लास में हमारी कौन कौन सी बातें छूट गई हैं, और उसको जोड़ते हुए हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और इन प्रक्रियाओं को करने में कितना समय लगता है उसको भी हमें ध्यान देना है। शिक्षण योजना में सबसे बड़ी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट का। हमें 35 से 40 मिनट के अंदर ही उन सारी बातों को बता लेना है, और इसमें देखना है जो हम शिक्षण की शुरुआत में 5 से 7 मिनट के अंदर हमें एक माहौल तैयार करना होता है जो हम टॉपिक चॉइस किए हैं। दूसरा होता है कि शिक्षण के दौरान हमें 20 से 25 मिनट व्याख्या करनी होती है, एक्सप्लेन करना होता है। फिर शिक्षण के अंत में हमें 5 से 10 मिनट के अंदर अभ्यास कार्य कराना, निर्देश देना, ये सारी बातें हो जाती हैं। फिर इसमें आकलन का तरीका आपका क्या होता है, या आपने जो बातें ली शिक्षण की शुरुआत में, शिक्षण के दौरान और शिक्षण के अंत में, वह किस माध्यम से आपने किया, उसका तरीका क्या था। तो हम पहले जब क्लास में आते हैं तो आकलन का तरीका जो होता है हमारा
मौखिक होता है, वार्तालाप के माध्यम से होता है। दूसरा जो तरीका होता है शिक्षण के दौरान, वह प्रश्नोत्तरी के माध्यम से होता है। हम बीच बीच में बताते रहते हैं और बच्चों से उनकी सहभागिता भी लेते हैं और वार्तालाप भी करते हैं। अंत में क्या होता है, हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से उनका अवलोकन कर लेते हैं कि हमने जो कार्य भी कराया, जो बताया, बच्चे को आ पाया कि नहीं आ पाया। ये आकलन के तरीके होते हैं। मित्रों, इस शिक्षण योजना में इन सारी बातों को अगर आप ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करते हैं तो निश्चित ही आपकी सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।